तस्वीरें दिमाग में आती हैं जिन्होंने आज से पहले ना जाने कितने ही लोगों का दिल दहला दिया है। ये तस्वीरें आज से पहले 2013 में उत्तराखंड में जब प्रकृति ने अपना कहर बरपाया था तब की हैं, लेकिन उत्तराखंड जब याद आता है तो 1991, 98, 99, 2013 की प्राकृतिक आपदाएं दिमाग को झंझोर देती हैं। ये 2013 का जो हम आपको इशू दिखा रहे हैं, उस समय देश के मतलब उत्तराखंड के अंदर 5700 लोगों की मौत हुई थी और 3 लाख लोग फंस गए थे। विषय वस्तु है आज की, क्या उत्तराखंड में किसी भी वक्त आ सकती है बड़ी त्रासदी? कैसी त्रासदी? यदि साथियों ऐसा कुछ हुआ जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वो समय दूर नहीं जिस समय आप एक और भयंकर त्रासदी के बारे में सुर्खियों में सुन और पढ़ रहे होंगे। और इसके पीछे केवल सरकारों का यह बयान देना ही नहीं कि वहां पर मकानों के नीचे दरार आ रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथियों, संभव है कि बहुत बड़ी भीषण आपदा आपको अपने इस टेन्योर में देखने को मिल जाए। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर विषय है, गंभीरता के साथ आप इसे लें और अपनी जिम्मेदारी के साथ में अपने साथियों के साथ इसकी चर्चा करें, क्योंकि यह विषय जितना ज्यादा गंभीरता से डिस्कस होगा उतना ज्यादा सभी के काम का रहेगा। चलिए साथियों, आपको मैं दिखाता हूं कुछ तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको इंडिकेट करती हैं कि उत्तराखंड में असल मायने में अब तक कितनी भी त्रासदी आई हो, उनका मुख्य वजह क्या था? मुख्य वजह था बादलों का अपने अंदर पानी समेट के लाना और एक ही बार में बरसा के चले जाना, जिसे आप बादल फटना कहते थे। साथियों, बादल फटने की वजह से उत्तराखंड के पहाड़ों में भीषण पानी की बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहां पर बने हुए जो डैम्स होते हैं ये अपने पास में उस पानी को नहीं संभाल पाते। ठीक उसी तरह से जो ग्लेशियर्स हैं, यहां पर ऊपर बने हुए बर्फ के जो पहाड़ हैं, कई बार वो पहाड़ टूट कर गिर पड़ते हैं। जब 2021 के अंदर इसी जगह जहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं साथियों, इसी जगह पर 2021 में भी त्रासदी आई थी। वो आप सबने ऋषि मठ, इसी जोशी मठ के आगे रैणी नामक जगह पर देखी थी। जिस प्रकार से बादलों का फटना बड़ा कारण है, वैसे ही ग्लेशियर्स का पिघलकर टूटकर गिर जाना एक बड़ा कारण है। साथियों, मैं यदि आपको बताऊं तो किस प्रकार से ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी नदियों में आता है और अपने तेज बहाव के कारण आसपास के क्षेत्रों को बहाकर ले जाता है, यह आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। साथियों, देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में आज जिस त्रासदी की चर्चा हो रही है, उसके बारे में क्या कारण है, कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार ये कहां है इसे समझ लेते हैं। आप में से अधिकांश साथियों ने उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना है और माना है। आप में से कोई ना कोई अभी तक, अधिकांश लोग अभी तक उत्तराखंड की यात्रा कर चुके होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर आप यहां यात्रा किए नहीं हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी यहीं से अपनी पवित्रता समाहित किए अपने आप में निकलती है। साथियों, यहां ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे सभी चारों धाम जो हैं वो यहां पर स्थित हैं। साथियों, नदियों की अगर हम बात करें तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे चारों धाम जहां पर स्थित हो, वो जगह देवभूमि नहीं कहलाएगी तो क्या कहलाएगी? साथियों, इन्हीं जगहों के लिए अत्यधिक मान्यता रखता है यह स्थान जो मैं आपको विष्णु प्रयाग के नाम से दर्शा रहा हूं। एक बार के लिए अपने दिमाग में नदियों का मैप अगर आप बसा लें तो आपको यहां पर बद्रीनाथ के पास से निकलती अलकनंदा दिखाई देगी और यहां पर धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिल रही हैं, दैट इज विष्णु प्रयाग। और इसी विष्णु प्रयाग से मात्र 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है जोशीमठ, चमोली जिले के अंदर, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो कि आपके सामने तस्वीरों से दिख रहा है, इसे आप केवल इसलिए अभी के लिए देख लीजिए क्योंकि यहां पर ये जो तस्वीरें, एक साल पहले ही एक त्रासदी हुई थी जिसमें ये जो आपको पत्थर से बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कुछ ही देर के अंदर तबाह हो गया था, गायब हो गया था। साथियों, ये जो आपने इस तरह से तेज भीषण तरीके से आता हुआ पानी देखा है, ये उसी जगह पर आता हुआ पानी है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। यानी ये जो भीषण त्रासदी आपने वर्ष 2021 में देखी थी, ये उसके बिल्कुल नजदीक की चर्चा आज हम फिर कर रहे हैं। ये आने से पहले अपनी इंडिकेशन दे रही है। वो आने से पहले के जो इंडिकेशन है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ ना हो जाए, ये जो आपको दरकते हुए पहाड़ और गिरते हुए पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो जाए, इसकी चर्चा आज के सेशन में हम आपके साथ कर रहे हैं। साथियों, भारत का पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर तमाम जिले, उनमें से जिला है चमोली और चमोली के अंदर स्थित है जोशीमठ। साथियों, इसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं।
क्या चर्चा कर रहे हैं कि हम इस जोशी मठ के अंदर सुर्खियों की चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, जिसकी यात्रा जोशी मठ से बेस कैंप के रूप में शुरू होती है, यानी कि यदि कोई बद्रीनाथ ना जा पाए तो जोशी मठ में स्थित नरसिंह मंदिर के दर्शन करके ही अपनी यात्रा पूर्ण कर लेता है। उस जोशी मठ की आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहां पर साथियों, बड़ी भीषण आपदा की अलार्म आ चुकी है। कैसी अलार्म आ चुकी है? यहां के घर धंस रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ों में से निकल करके पानी घरों में घूम रहा है। प्रशासन ने लोगों को कह दिया है कि अपने घर छोड़ करके चले जाइए, और जब तक आपके और घरों की व्यवस्था नहीं हो जाती, उत्तराखंड सरकार ने 4,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से देने का आश्वासन दे दिया है अगले 6 महीने तक। निश्चित ही आप सबके अंदर 2 प्रकार के भाव उत्पन्न हुए अगले 6 महीने तक। निश्चित ही आप सबके अंदर 2 प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। पहला भाव, स्थिति विकट है और आपके घर के अंदर बैठे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर भी यह भाव कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में यह पिक्चर बनाई होगी कि जब देवभूमि है तो हमें वहां जाना है तो जाकर दर्शन करने हैं, वहां पर 4 धाम करने हैं। 4 धाम की जगह पर जाने से पूर्व इस प्रकार का आपके सामने अगर टेंशन या अलार्म भरा मैसेज आ जाए तो एक बार के लिए लगता है कि यार ये जो आपदा है ये एक बार टल जाए, तभी जाकर हम यहां पर जा पाएं। साथियों, इसी बीच में मैं इसकी पूरी विस्तार पूर्वक वर्णन, कौन सा ऐसा कारण था जो इसके लिए जिम्मेदार बना, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक जानकारी आप सबसे साझा करना चाहता हूं। अवेलेबल है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं साथियों कि ये जो जगह है, इस जगह की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। विशेषता यानी कि वो कारण जिसकी वजह से ये आपदा भी है और इस आपदा के अंदर लोग चिंतित भी हैं। असल में साथियों, वर्ष 2011 की जब यहां जनगणना हुई तो यहां पता चला कि 3,898 परिवार रहते हैं। इन 3,898 परिवारों में 16,709 लोग 2011 की जनगणना के आधार पर थे। यानी कि अगर हम 10 साल की बढ़ी हुई जनसंख्या भी कैलकुलेट कर लें तो नंबर थोड़ा बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में यहां सुर्खी आती है कि यह जगह डूब रही है, सिंक कर रही है, और इसके पीछे 68 परिवारों को कैंप में भेज दिया गया है। जब ये सुर्खियां दिमाग में आने लगती हैं साथियों, कल के दिन सुप्रीम कोर्ट इस विषय के ऊपर सुनवाई करने वाली है कि क्या इसे देश की आपदा डिक्लेयर पहले ही कर दिया जाए या फिर इंतजार किया जाए पहले हुई उस त्रासदी का जो केदारनाथ के अंदर हुई थी, कुछ उसका इंतजार किया जाए या पहले ही आपदा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि स्थितियां कुछ विकट हैं। आप इन तस्वीरों से कुछ स्थितियों का अनुमान पहले लगा लें। घरों के अंदर ये जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, ये क्रैक्स अपने आप में इस जगह की आपको आपदा समझा सकते हैं। ये आपदा को समझने के लिए घर में आए हुए यह क्रैक्स ये दर्शाते हैं कि जमीन ने अपना साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। एक हल्का सा प्रेशर और पड़ा और वो जगह एक जगह से दूसरी जगह तक टूटकर अलग हो जाएगी, भूस्खलन हो जाएगा। आप यहां पर घरों के बाहर लोग अपना सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी गाढ़ी कमाई से अपने लिए कभी घर बनाया हो, वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। घर के बाहर सामान के ढेर लगे हैं। घरों के बाहर इस प्रकार से रेड क्रॉस वाले मार्क लगा दिए गए हैं ताकि लोग अब इन घरों में ना रहें। विचार करिए, जिस जगह पर आपने अपनी पूरे जीवन की पूंजी लगाई हो, अचानक प्रकृति के आदेश के अनुसार आपको वो जगह छोड़नी पड़े। दुख तब होता है जब प्रकृति के आदेश से पहले इंसान के क्रियाकलाप पता चल जाएं, यानी कि कहीं इन कारणों में कोई मानवीय कारण तो नहीं है। क्योंकि जब मानवीय कारण होते हैं तो गुस्सा बहुत आता है। प्राकृतिक आपदा को तो हम प्रभु का आदेश समझकर सुन लेते हैं, लेकिन लोगों का यहां आरोप है, लोगों का सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए आरोप है कि ये जो पानी यहां से रिस कर बाहर आ रहा है, ये पहाड़ में से पानी आ कैसे रहा है? क्या कोई नदी अपना रास्ता भूल गई है क्या? ये जो पानी निकल करके घरों में से बह रहा है, आप देखें ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। घरों के अंदर से पानी बह कैसे रहा है? नदियां कहीं और से जा रही हैं, पानी कहीं और से निकल रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, इस वीडियो को आप देखें, यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दरारों के चलते घरों में से पानी निकल करके बाहर की तरफ आ रहा है। लोगों का दिमाग ये समझने पर मजबूर नहीं हो रहा है कि यार अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, फिर दरारें कैसे आई और पानी कैसे आया? अक्सर ऐसा होता है कि हिमालयन क्षेत्रों के अंदर ये जो दरारें हैं, लैंडस्लाइड हैं, ये देखी जाती हैं। कारण क्योंकि हिमालय एक नवीन पर्वत है और यह टेथिस सागर की मड से बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। यह माना जाता है कि नवीन फोल्ड पर्वत है, इस पर बड़ी मात्रा में मिट्टी उपलब्ध है, तो संभव है कि ये जो दरारें हैं ये
भूस्खलन की हो, लेकिन जब सीजन एकदम शांत है, बारिश कहीं है नहीं, अचानक घरों में से पानी निकलने लगे, लोगों का दिमाग दौड़ने लगा कि यार ये जो दरारें हैं और ये जो पानी है ये आया कैसे। जानकारी में लोगों ने कहा कि जहां हम रहते हैं इससे कुछ ही दूरी के ऊपर एक डैम का निर्माण हो रहा है। और वो डैम आज से नहीं, 2002 में जिसका एग्रीमेंट साइन हुआ था, 2005 में जिसने बनना शुरू किया था, वो डैम ऊपर बन रहा है। और उस डैम के, उस बांध के बनने से वो जो पानी है, वो पानी हिमालय के पर्वतों को दाब दे रहा है। चूंकि यह पर्वत नवीन पर्वत है, मिश्रा आयोग की रिकमेंडेशन ने 1975 में ही कह दिया था कि जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एनटीपीसी के द्वारा, ये एनटीपीसी रेलवे वाला नहीं है, पावर कॉरपोरेशन है। ये देश का वो पावर कॉरपोरेशन है जो बिजली उत्पादन करता है, कोयले से बिजली उत्पादन करता है, पानी से बिजली उत्पादन करता है, और तमाम उन नवीनीकृत साधनों से जिनकी सरकार को आवश्यकता हो। साथियों, एनटीपीसी के द्वारा यहां पर डैम बनाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि इस डैम के अंदर जो पानी रोका गया है, वही पानी अब जमीन पर दबाव दे रहा है। आपको मालूम होगा, दुनिया में जब भी भूकंप के कारण पढ़े जाते हैं तो उनमें से मैन मेड कारण, मानव निर्मित कारण भी पढ़े जाते हैं, और उन मानव निर्मित कारणों में डैम एक मानव निर्मित बड़ा कारण है। और वही डैम अगर जमीन पर दबाव दे रहा होगा तो उसकी वजह से संभव है जमीन के नीचे से पानी रिस कर आ रहा होगा। यह लोगों का कहना है। एनटीपीसी ने हालांकि अपने द्वारा प्रॉपर तरीके से सफाई दे दी है। पीएमओ के द्वारा एकदम आपातकालीन मीटिंग बुला ली गई है। सीएम यहां पर खुद पहुंच चुके हैं, बड़ी बड़ी टीम यहां पहुंच चुकी है। कोई भी एक कारण ऐसा नहीं है जिसको जिम्मेदार ठहराया जा सके। लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा बहुत पर्वतों के नीचे टनल्स बनाई जा रही हैं। एक तरफ जहां देश को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, चीन के साथ देश की बॉर्डर सिक्योरिटी की आवश्यकता है, वहीं देश के अंदर जहां लोग निवास कर रहे हैं उनकी सुरक्षा भी चुनौती बनी हुई है। जहां हम एक और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए पूरी ऑल वेदर सड़कें निर्माण करने के लिए लगातार हमारे जितने भी ये चारों तीर्थ हैं इनको ध्यान में रखते हुए एकदम हाईवे बना रहे हैं, टनल्स का निर्माण पर्वतों के भीतर से कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उसकी वजह से जो लगातार जेसीबी और मशीनें चल रही हैं उनके कारण ये दरारें आ रही हैं। किसी का कहना है कि वो जो डैम बन रहा है ये जो इसका कारण बन रहा है। लोग कंफ्यूज हैं असल मायने में पूछा जाए तो कि कारण, असल जिम्मेदार क्या है। आप पूछेंगे क्यों साहब, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? कंफ्यूजन की यह बात है कि जिस जगह की बातें हो रही हैं साथियों, वहां पर असल मायने में जो कंस्ट्रक्शन है वो भी बहुत डेंस हो चुका है। इतना कंस्ट्रक्शन शुरुआती दौर में नहीं होता था। यह जगह अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है इसलिए आप समझ जाइए कि चीन सीमा से लगे बॉर्डर पर जाने वाला रास्ता जोशीमठ से होकर जाता है। अगर हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित ना करें तो देश के लिए चुनौती है। अगर हम अपनी सड़कों का निर्माण करके विकास को गति ना दें, वो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। अगर हम बिजली उत्पादन करके लोगों को अच्छा जीवन ना दें, वो भी एक चुनौती है। लेकिन जब विकास होता है तो उसके साथ पर्यावरण हमेशा इसी प्रकार से एकदम लड़ाई लड़ने के लिए उतर पड़ता है। यह विकास के साथ साथ पर्यावरण को किस तरह से रखा जाए, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल गोल्स दिए गए थे। कहा गया था कि विकास तो होना चाहिए लेकिन सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, यानी कि सबका विकास हो, इस तरह से हो कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सकें। यानी अगर डैम बनाओ तो यह भी ध्यान रखो कि उसको यूज करने वाला भी बचे। अगर डैम बनाओ जिससे बिजली का उत्पादन हो तो उस बिजली का उत्पादन के यूज करने वाले लोग भी बचें। तो विकास के साथ साथ पर्यावरण कहां खांचे में चला जाता है, यह ऐसे अवसरों पर सुनाई पड़ता है। दूसरी बड़ी बात, चीन सीमा से लगे बॉर्डर को जाने वाला रास्ता जोशीमठ से होकर जाता है और यहीं पर आईटीबीपी का एक कैंप भी बना हुआ है। जोशीमठ की स्थिति किस दिन सबसे पहले आई थी? तो साथियों, स्थितियां तो यहां पर आना शुरू हो चुकी थी आज से कई दिनों पहले, लेकिन लोगों की नजर नहीं जा रही थी। लेकिन 2 जनवरी सोमवार के दिन सबसे पहले जब मकानों में अचानक बड़ी दरार आई, मटमैले पानी का रिसाव होना शुरू हुआ, बद्रीनाथ हाईवे पर मोटी दरारें आई, होटल की दीवारों चटकने की आवाजें आई, तो ऐसी स्थिति में अचानक यह सुर्खियां बन गया। पानी का आना, लोगों को लगता है कि वो जो टनल बनाई गई थी, कौन सी टनल बनाई गई थी? जो डैम के लिए पानी
ले जा रही थी, क्या पता उसमें रिसाव हो रहा हो। मंगलवार से यहां पर राहत बचाव कार्य शुरू हुआ। बुधवार को हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। यहां से रोपवे का संचालन जो औली के लिए जाता है वो बंद कर दिया गया। गुरुवार को और तेज बचाव अभियान यहां पर शुरू किए गए। सड़कों पर जनवरी 5 के दिन लोग मशाल लेकर बाहर निकल आए। स्वाभाविक सी बात है, जिनके घर टूटते हैं उनका दिल टूटता है जनाब, और वे सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़कों पर आए और उन्होंने मशाल जला करके सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। एनटीपीसी ने फिर बिगड़ते हुए हालात पर अपना स्पष्टीकरण दिया। एनटीपीसी ने कहा कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट का जो काम है वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। हेलांग बाईपास रोड के काम को भी रोक दिया गया है और औली रोपवे के काम को भी रोक दिया गया है। सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में बड़ी मुसीबत यह आती है कि विकास के साथ साथ ये जो विनाश की लीला है इसे कैसे मैनेज किया जाए। संभव है कि आपके पास कोई इसका जवाब हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सकता है कि आपके कमेंट से कोई ऐसा आंसर निकल के आ जाए जो शायद हम किसी और सेशन में सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। साथियों, यहां पर अगर आप एनटीपीसी लिमिटेड का मैसेज देखते हैं तो इन्होंने लिखा है कि जोशीमठ नगर में हो रहे भू धसाव के लिए कथित रूप से एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की सुरंग को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सुरंग जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं जाती है और इसके लिए जो बोरिंग मशीन द्वारा निर्माण किया गया है, और यह भी सूचित किया जाता है कि वर्तमान में कोई भी ब्लास्टिंग का काम नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में एनटीपीसी का इस घटना से कोई संवेद नहीं है, फिर भी हम जोशीमठ के लोगों के साथ पूरी तरह सहानुभूति और संवेदनशीलता रखते हैं। उत्तराखंड के इलाके धस रहे हैं तो लोगों ने यहां पर सवाल पूछना शुरू किया कि आफ्टर ऑल कारण क्या रहा होगा जिसके कारण ये, क्योंकि देखिए किसी भी घटना के पीछे एक कारण नहीं होता। जंगल में आग लगती है, धुआं उठता है, कोई कारण जरूर रहा होता है। अब चूंकि यहां धुआं उठी है तो कारण तो रहा होगा, उसमें प्रमुख कारण निकल कर आते हैं इसकी लोकेशन, टोपोग्राफी और मौसम के। साथियों, अगर मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाऊं तो यह धौली गंगा और बद्रीनाथ से आ रही अलकनंदा के किनारे बसा हुआ जगह है। अगर आप बद्रीनाथ की अलकनंदा और यहां पर धौली गंगा इनको एक साथ देखें तो दो नदियों के पास से लाया गया नदियों का जो मलबा है वो जोशीमठ में लंबे समय से एकत्रित हो रहा है। असल में यहां पर बड़ी मात्रा के अंदर धूल के टीले बने हुए हैं, मलबे के टीले बने हुए हैं और उन्हीं मलबों के टीले पर घरों का निर्माण हो रखा है। इस वजह से इन घरों पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। जब यहां 2021 में आपदा आई थी तब भी लोगों ने इसी प्रकार का फ्लड और घरों को बदलते हुए देखा था। साथियों, अध्ययन में पाया गया था 17 अक्टूबर 2021 को कि यहां पर जो लैंडस्लाइड की घटना हुई थी उसके पीछे भी बड़ी मात्रा में यहां के निर्माण कार्य जिम्मेदार थे, क्योंकि यहां पर जो निर्माण हो रहे हैं वो बड़े ही अनियोजित प्रकार के हो रहे हैं। फिर चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी देना हो, चाहे चार धाम के लिए सड़कों का बनना हो, लंबी सुरंगों का बनाया जाना हो, बड़े मात्रा में लोगों के द्वारा घर का निर्माण किया जाना हो, यह बड़े ही अनियंत्रित तरीके से यहां हो रहा है। इसके अलावा यहां पर जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बड़ा ही इम्प्रॉपर प्रकार का है। कोई भी एक कारण किसी घटना के पीछे जिम्मेदार नहीं होता, हां, लेकिन कोई एक कारण उत्तेजक का, इग्निशन का कार्य जरूर करता है। ऐसी स्थिति में यहां पर एक तस्वीर समझाने के लिए काफी पर्याप्त होगी। जब आप इस तस्वीर को यहां देखते हैं, 1890 के अंदर जोशीमठ का निर्माण और आज जो यहां पर जोशीमठ का निर्माण है वो अपने आप में समझ है। हालांकि पहाड़ों में विकास ऐसे ही है, हर जगह चले जाइए, इतना ही आपको अंतर और भी ज्यादा अंतर दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो असल में क्या है। 31 दिसंबर 2002 को एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट की बात की। और यह तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट जो है 2005 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के द्वारा इसकी आधारशिला रखकर शुरू किया गया और यह 520 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया। यह उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की फोटोज हैं जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। उसी फोटोज को यहां फिर से दिखा करके यह दिखाया जा रहा है कि एनटीपीसी कह रहा है हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि इस जगह पर साथियों 1976 में भी एक बार भू धसाव की घटना हुई थी। उस समय यह यूपी का हिस्सा हुआ करता था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर मिश्रा आयोग का गठन किया गया था। मिश्रा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यह जगह पूरी तरह रेत के टीले पर डली हुई है, जोशीमठ रेत के टीले पर है, इस पर कोई निर्माण कार्य भविष्य में ना किया जाए। लेकिन वर्तमान में चूंकि यहां से आगे की तरफ जो डैम बन रहे हैं वो इसके ऊपर ही हैं, तो ऐसी स्थिति में या तो उस रिपोर्ट को दरकिनार कर दिया गया या फिर कोई नई
तकनीक सरकार ने खोज निकाली है। खैर, कारण जो भी हो, फिलहाल के लिए चिंता तो इस बात की बनती है कि जोशीमठ के ऊपर जिस तरह की भी घटनाएं हो रही हैं, उनका समाधान अतिशीघ्र किस प्रकार से हो। बात विपक्ष की जाए तो स्वाभाविक है कि विपक्ष के नेता यह सलाह देंगे कि हमने पहले भी सजेशन दिया था कि निर्माण को पर्यावरण के साथ लेकर किया जाए, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। ऐसा जयराम रमेश जी के द्वारा भी कहा गया और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी कहा गया है। खैर, फिलहाल के लिए यहां पर जो हमारे ये जो स्वामी हैं, जिनका नाम है अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, इन्होंने, शंकराचार्य जी जो हैं, ये इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्ले एक्सेप्ट हो गई है। कल इसके ऊपर बहस होगी कि क्या इसे नेशनल ट्रेजेडी घोषित किया जाए अथवा ना किया जाए। जैसा भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। उम्मीद है कि हमने इस सेशन में आपको घटना से अवगत कराने, कारणों पर ध्यान दिलाने का प्रयास आवश्यक रूप से कम समय के अंदर करने का जो किया वो संभव हो पाया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो सभी साथियों से साझा करें और हां,